हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद कॉन्सेप्ट्स। सो जैसे कि आप लोगों को पता है कि DFCCIL की वैकेंसी आई है और ऑपरेशन एंड BD वहाँ पर एक सब्जेक्ट का नाम दिया है। जो ऑपरेशन एंड BD जो आपकी पोस्ट है उसमें एक सब्जेक्ट का नाम दिया है कि यहाँ से आप पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो वो सब्जेक्ट क्या है? वो है इकोनॉमी एंड मार्केटिंग। सो हम यहाँ पर इकोनॉमी एंड मार्केटिंग के यहाँ पर हम लोग क्वेश्चंस देख रहे हैं। वैसे तो हम यहाँ पर जितने टोटल यहाँ पर 7 सब्जेक्ट हैं, हम सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पर कवर करेंगे, है ना। जिसमें से अभी हमारा सिर्फ और सिर्फ CRM जो आपका कस्टमर रिलेशन है, बस वो वाला सब्जेक्ट अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। बाकी पूरे हमारे यहाँ पर सब्जेक्ट्स स्टार्ट हो चुके हैं DFCCIL के लिए। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। क्लियर? सो इकोनॉमी एंड मार्केटिंग की हमारी यहाँ पर 2 क्लासेस हो चुकी है। आज हम 3rd क्लास देखेंगे। क्लियर? सो स्टार्टिंग से आखिरी तक देखिएगा। मैं यहाँ पर आपको MCQs भी आज करवाने वाला हूँ, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी करवाने वाला हूँ, और साथ ही साथ हम थोड़ी बहुत यहाँ पर थ्योरी भी जानेंगे क्वेश्चनों की। क्लियर? क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है इस प्रकार से। क्लियर? सो चलिए, क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का, इंडिया इज अ डैश इकोनॉमिक सिस्टम। भारत एक डैश आर्थिक प्रणाली है। तो देखिए, जो इंडिया है वो कैसी इकोनॉमी है? सो वो मिक्स्ड इकोनॉमी कहलाती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। क्लियर? अब देखिए, यहाँ पर इकोनॉमिक जो होती हैं वो आपके जो इकोनॉमिक जो सिस्टम है वो आपके 3 होते हैं। पहला आपका होता है कैपिटलिज्म इकोनॉमी, दूसरा होता है सोशलिज्म इकोनॉमी, और तीसरा है मिक्स्ड इकोनॉमी। अब सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं कि कैपिटलिज्म इकोनॉमी क्या होता है। तो देखिए, जो कैपिटलिज्म इकोनॉमी है या मार्केट इकोनॉमी है, इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है कि यहाँ पर गवर्नमेंट का जो कंट्रोल होता है वो नहीं होता है। यहाँ पर कोई भी रिसोर्स हो, यहाँ पर गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता है। मींस ऐसा देश जहाँ पर प्राइवेट चीज़ों पर मींस प्राइवेट जितनी भी प्राइवेट चीज़ें हैं उनका जो कंट्रोल है वो उस देश पर होता है, ना कि गवर्नमेंट का। सेम उसी प्रकार से सोशलिज्म जो है, सोशलिज्म में क्या होता है? गवर्नमेंट का मींस इसमें क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा कैपिटलिज्म का। सोशलिज्म में क्या होता है कि प्राइवेट का यहां पर कंट्रोल नहीं होता है, जबकि किसका कंट्रोल होता है उस देश में? गवर्नमेंट का, है ना। किसी भी प्रोडक्ट का वहां पर उत्पादन हो या कोई भी सर्विस हो, है ना, प्रोडक्ट का उत्पादन तो नहीं, कोई भी सर्विस हो, कोई भी सर्विस हो, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, बस, है ना, जितनी भी सर्विसेज हैं उसमें कंट्रोल वहां पर किसका होता है? गवर्नमेंट का होता है, ना कि प्राइवेट का। सेम उसी प्रकार से मिक्स्ड क्या होता है? अब नाम से ही समझ में आ रहा है, मिक्स्ड मतलब होता है जहां पर कैपिटलिज्म भी हो और सोशलिज्म भी हो। मींस जहां पर गवर्नमेंट का भी कंट्रोल हो और साथ ही साथ प्राइवेट का भी यहां पर कंट्रोल हो। मींस कैसा? जैसे कि देखो, हमारे भारत देश में आपको हर एक चीज़ आपको ऑप्शनल तरीके से सर्विसेज मिलेगी, आप उसमें से चूज कर सकते हो। मींस हमारे यहाँ पर 2 प्रकार की यहाँ पर सर्विसेज चलती हैं। कैसे? स्कूल, बस। अब देखो, स्कूल भी आपका जो है वो 2 प्रकार की सर्विस देता है ना। कुछ होते हैं स्कूल जो गवर्नमेंट होते हैं, कुछ होते हैं प्राइवेट होते हैं। जो बस होती हैं, बस की जो सेवाएं हैं वो कुछ गवर्नमेंट होती हैं, कुछ प्राइवेट होती है। हॉस्पिटल जो है, बैंक जो है, वो कुछ प्राइवेट होते हैं, कुछ गवर्नमेंट होते हैं। तो यहाँ पर हमारे देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए कौन कौन यहाँ पर काम कर रहा है? प्राइवेट भी काम कर रहा है और गवर्नमेंट भी काम कर रहा है। सो कहने का मतलब ये है, किसी भी देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों का कंट्रोल हो, उसे हम क्या कहते हैं? मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। सो हमारे भारत देश एक कैसा अर्थव्यवस्था है? यहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट का भी कंट्रोल है और प्राइवेट का भी कंट्रोल है। क्लियर हो गया पहला क्वेश्चन? तो बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है ये क्वेश्चन। ये सिर्फ DFCCIL के लिए मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये सभी एग्जाम्स के लिए बात करूँ, क्योंकि सभी एग्जाम्स में इकोनॉमी है ना, इकोनॉमी जो सब्जेक्ट है वो आता ही है। सो इंडिया इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर यहाँ पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री इज। किसी भी देश के आर्थिक विकास का सबसे अच्छा संकेतक है। तो देखिए, किसी भी देश का अगर हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट पता करना है कि भाई इसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट
जो ग्रोथ है वो कितनी है ना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितनी है, तो वो हम लोग किससे हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं, वो हम लोग कर सकते हैं पर कैपिटा इनकम से। किससे कर सकते हैं? पर कैपिटा इनकम। अब ये पर कैपिटा इनकम होता क्या है, देखिए, पर कैपिटा इनकम कह लो या फिर एवरेज इनकम कह लो, ये क्या करता है? मेजर करता है किसको? सपोज एक पर्सन की एवरेज इनकम को, उस देश के एक पर्सन की एवरेज इनकम को यहां पर क्या करता है? मेजर करता है। तो उसको हम लोग यहां पर क्या कहते हैं? पर कैपिटा इनकम। मैं आपको एग्जांपल के तौर पर आपको मैं समझाता हूं। सपोज हमारा देश है भारत, भारत में एक स्टेट है, सपोज मध्य प्रदेश है। क्लियर? मुझे बताना है कि इस मध्य प्रदेश का जो पर कैपिटा इनकम है वो क्या होगा, या चलो आप ऐसा कह लो इंडिया का ही मुझे बताना है। क्लियर? इंडिया का मुझे यहाँ पर कैपिटा इनकम बताना है क्या होगा। सो देखो यहाँ पर सपोज यहाँ पर रहते हैं 3 लोग, इंडिया में 3 लोग रहते हैं, है ना। टोटल इनकम यहाँ पर पहला जो पर्सन है उसकी इनकम है 10 रुपये, दूसरे पर्सन की इनकम है 20 रुपये, तीसरे पर्सन की इनकम है 30 रुपये। सो हमने यहां पर क्या निकालना है? पर कैपिटा इनकम निकालना है, पर कैपिटा इनकम। तो हम कैसे निकालेंगे, देखें। सबसे पहले हम क्या करेंगे? टोटल अमाउंट जो है, जो हमारा देश टोटल अमाउंट रिसीव्ड कर रहा है, कितना कर रहा है? यहां पर 60 रुपए। तो टोटल पॉपुलेशन कितनी है, कितने लोग हैं टोटल हमारे देश में? 3। तो बस पर कैपिटा इनकम कितनी हो गई? 20 रुपए। पर कैपिटा इनकम कितनी हो गई? 20 रुपए। क्लियर हो गया? क्लियर है? बस यही पर कैपिटा इनकम है। तो कहने का मतलब ये है, किसी भी देश में टोटल अमाउंट जितना रिसीव हो रहा है डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन जो उस देश की है, वो हमारा क्या कहलाता है? पर कैपिटा इनकम कहलाता है। तो हमारे देश की फिर यहां पर कैपिटा इनकम क्या हो गई? 20 रुपए। क्लियर? इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग क्लियर हो गया। सो यहां पर हम और यहां पर अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं कि प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम किसी देश, राज्य, नगर या अन्य क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की औसत आय होती है। इसका अनुमान उस क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों की आय को जोड़ के क्षेत्र की कुल जनसंख्या से विभाजित करके लगाया जाता है। मीन्स वही मैंने आपको यहाँ पर बताया कि टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, है ना, ऑफ दिस एरिया। मतलब जो भी एरिया हो, चाहे आप उस एरिया को आप स्टेट के अकॉर्डिंग ले रहे हो, कंट्री के अकॉर्डिंग, किसी रीजन के अकॉर्डिंग आप ले रहे हो, उसके हिसाब से वहाँ पर जितनी पॉपुलेशन है उसको आप डिवाइड कर दीजिएगा, तो आपको पर कैपिटा इनकम यहाँ पर पता चल जाएगी। सो क्वेश्चन में मुझसे यही पूछा था कि किसी भी देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट को आपको बताना है ना, तो आप उसको किससे यहाँ पर इंडिकेट कर सकते हैं, आप किससे उससे मेजर करके बता सकते हैं? तो पर कैपिटा इनकम के द्वारा, प्रति व्यक्ति आय के द्वारा आप उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट बता सकते हैं उस देश की। अगर आपसे क्वेश्चन में ये चीज़ आ जाए कि हमारे देश की, भारत में सबसे ज़्यादा, मतलब भारत में पर कैपिटा इनकम हाईएस्ट कौन से स्टेट की है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? गोवा। क्लियर? गोवा की पर कैपिटा इनकम हाईएस्ट है, और लोएस्ट अगर पूछ लिया जाए तो बिहार की है। ठीक है? तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत देश की हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम कौन से स्टेट की है, तो गोवा, और लोएस्ट बिहार। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, एक यहाँ पर एक डेटा के हिसाब से आपको इसको याद रखना है कि देखिए, जो अकॉर्डिंग टू सुरेश तेंदुलकर कमेटी, जो सुरेश तेंदुलकर कमेटी थी, कब? 2004-2005 की बात है, जब सुरेश तेंदुलकर कमेटी थी। सो हाउ मच पॉपुलेशन इज लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन इन इंडिया? सो सुरेश तेंदुलकर समिति 2004-05 के अनुसार भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली आबादी कितनी थी? मीन्स कितनी थी 2004-2005 के अनुसार हमें बताना है। तो उस समय थी 37.2%। बस ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैं उसको लेकर आ गया हूँ। तो आपके आने वाले एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, DFCC IL के। क्लियर? सो सुरेश तेंदुलकर समिति 2004-05 के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली आबादी थी 37.2%। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिएगा, GDP एज फैक्टर कॉस्ट इज। GDP ये है, ये क्वेश्चन है हिंदी में, कारक लागत के रूप में GDP है। अब देखिए यहाँ पर हमें यहाँ पर दो चीज समझना पड़ेगा, एक GDP और एक फैक्टर कॉस्ट। ये दोनों अलग अलग चीजों से हम लोग यहाँ पर समझते हैं। देखिए समझिए, GDP जो होती है, GDP क्या होती है समझिएगा। सपोज ये हमारा देश है, ये हमारा इंडिया है। इस इंडिया के अंदर, ये हमारे इंडिया का पूरा एक बाउंड्री है।
हमारे इंडिया के इस बाउंड्री के अंदर चाहे कोई सा भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन हो रहा हो या कोई सी भी यहाँ पर सर्विस मिल रही हो, मीन्स सेवाएं से किसी भी सेवाओं से अगर आपको मूल्य प्राप्त हो रहा हो, है ना, किसी भी सर्विस से यदि आपको अमाउंट प्राप्त हो रहा हो, तो उस सब का अमाउंट क्या कहलाएगा, यहाँ पर जीडीपी कहलाएगी। कहने का मतलब ये है भारत देश के अंदर चाहे कोई भारतीय हो या कोई विदेशी हो, यदि वो भारत देश के अंदर किसी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर रहा है या फिर किसी सर्विस से उसे मूल्य प्राप्त हो रहा है, तो वो आपका क्या कहलाएगी, जीडीपी कहलाएगी। वो आपकी यहाँ पर क्या कहलाएगी, जीडीपी कहलाएगी। इन सभी का सम क्या कहलाएगा, आपकी जीडीपी कहलाएगी। चाहे वो आपके प्रोडक्ट का प्रोडक्शन हो या फिर किसी सर्विस से आपको कुछ अमाउंट प्राप्त हो रहा हो, तो इन सब का जोड़, इन सब का योग, इन सब का सम क्या कहलाएगा, जीडीपी कहलाएगी। क्लियर है? अच्छा, वही चीज मैं आपको कह रहा हूं कि जीडीपी भारत देश के अंदर चाहे भारतीय किसी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर रहा हो या सर्विस के थ्रू अगर किसी मूल्य प्राप्त हो रहा हो, या कोई फॉरेनर अगर भारत देश के अंदर कोई प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर रहा हो या सर्विस प्राप्त कर रहा हो, है ना, तो वो जीडीपी के अंदर आएगा। कहने का मतलब ये है कि भारत देश के अंदर चाहे वो भारतीय हो या फॉरेनर हो, यदि उसको अमाउंट यहाँ से प्राप्त हो रहा है, चाहे प्रोडक्शन के उससे या फिर सर्विस के उससे, तो वो जीडीपी में काउंट होगा। क्लियर हो गया? क्लियर है? सो जीडीपी समझ में आ गया कि अपने देश की बाउंड्री में, है ना, उत्पादित सारी वस्तुएं या सेवाओं का मूल्य का योग क्या कहलाएगा, जीडीपी कहलाएगा। अब ये ज़रूरी नहीं कि देश के उत्पादन विदेशी द्वारा हो या फिर मतलब फॉरेनर द्वारा हो या फिर अपना कोई भारतीय द्वारा हो। क्लियर? ये चीज़ हो गई। अब ये जो फैक्टर कॉस्ट है ये क्या है, ये जो फैक्टर कॉस्ट होता है ये क्या होता है? देखिए, फैक्टर कॉस्ट भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए, फैक्टर कॉस्ट मतलब क्या, मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। फैक्टर कॉस्ट देखिए, फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है कि किसी भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन में कितनी कॉस्ट लगेगी, किसी भी प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में कितनी कॉस्ट लग रही है, ये आपका क्या कहलाता है, फैक्टर कॉस्ट कहलाता है। जैसे कि टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल क्वांटिटी। मीन्स सपोज मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर 5 पेन बना रहा हूं। मैंने 5 पेन बनाने के लिए मुझे 100 रुपये लगे। 5 पेन बनाने के लिए मुझे 100 रुपये लगे, है ना। अब मैं बना रहा हूं तो मुझे भी तो कुछ कॉस्ट लगेगी, तो 5 पेन बनाने के लिए मुझे 100 रुपये लगे, तो टोटल कॉस्ट मुझे कितनी लगी, 100। मैंने टोटल क्वांटिटी पेन कितने बनाए, 5, तो यहां से क्या आ गया, 20। ये क्या हो गया, 20 रुपये पर क्वांटिटी। यह मेरी क्या हो गई, फैक्टर कॉस्ट हो गया। कि 5 पेन बनाने में यदि मुझे 100 रुपये लग रहे हैं, तो एक पेन बनाने में मुझे यहाँ पर कितने, 20 रुपये लग रहे हैं। क्लियर? ये आपका कहलाता है फैक्टर कॉस्ट कहलाता है। सो बस यहीं पर हमसे ये चीज़ पूछी है कि जीडीपी एज फैक्टर कॉस्ट इज। सो इसमें क्या होता है कि जीडीपी, इसको ऐसा लिखा जाता है। कभी भी अगर आपको जीडीपी एज फैक्टर कॉस्ट पूछ लिया जाए तो इसको कैसे लिखा जाता है, देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे जीडीपी और यहाँ हम लिखेंगे फैक्टर कॉस्ट, नीचे एफसी करके। क्लियर? सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर होता है जीडीपी माइनस जो आपका टैक्स वगैरह हो, है ना, इनडायरेक्ट टैक्स जो भी आपका हो वो, उसको हम माइनस कर देंगे इनडायरेक्ट टैक्स को, और यहाँ पर हम प्लस कर देंगे, यहाँ पर हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे जो भी सब्सिडीज वगैरह होगी वो। तो ये आपका क्या कहलाता है यहाँ पर, जीडीपी एज अ फैक्टर कॉस्ट। ये आपका यहाँ पर क्या कहलाता है, जीडीपी एज फैक्टर कॉस्ट। तो बस वही हमसे पूछा था कि जीडीपी एज फैक्टर कॉस्ट इज, सो क्या हो जाएगा, जीडीपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज। क्लियर? कारक लागत मूल्य के रूप में जीडीपी है कैसी, जीडीपी माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर? निम्नलिखित में से कौन सा एक विकास व्यय है? सो इरिगेशन एक्सपेंडिचर, एडमिनिस्ट्रेशन, डेप्ट सर्विसेज या फिर ग्रांट एंड एड। सो देखिएगा यहाँ पर ये जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है इसका मतलब क्या होता है। सो देखो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, ये लिखा ना, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर मीन्स विकास व्यय। सो देखिए डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है कि गवर्नमेंट के द्वारा जो एक्सपेंडिचर किया जाता है,
है ना। मींस ऐसा कह सकते हैं आप कि गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो उससे हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट और रियल इनकम को बढ़ाने के लिए जो मदद मिलती है वो क्या कहलाती है, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कहलाती है। क्लियर। हमारे भारत देश, या फिर आप ऐसा कह लो कि हमारे देश में गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर होता है उससे रियल इनकम और क्या कह सकते हैं, रियल इनकम और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए जो मदद मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। तो वही हमसे पूछा जा रहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा है जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में आता है, जिसे हम डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में कहते हैं। सो वो है आपका क्या, सिंचाई व्यय। क्लियर। जो इरिगेशन एक्सपेंडिचर होता है वह डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कहलाता है। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू, मूल्यह्रास के बराबर है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमें जानना पड़ेगा कि ये डिप्रिसिएशन क्या होता है। सो देखो डिप्रिसिएशन क्या होता है, समझिएगा कि जो फाइनेंशियल ईयर में है ना, फाइनेंशियल ईयर में मींस एक साल में, ऐसा कह लो एक साल में, फाइनेंशियल ईयर समझ में नहीं आ रहा तो एक साल कह लो, एक साल में कोई भी मशीन की कीमतों में होने वाली कमी क्या कहलाएगी, डिप्रिसिएशन कहलाएगी। बहुत इजी लैंग्वेज में मैं आपको बता रहा हूं। क्लियर। किसी भी या फाइनेंशियल ईयर में या एक साल में किसी मशीन में होने वाली कमी क्या कहलाएगी, डिप्रिसिएशन कहलाएगी। हिंदी में क्या कहते हैं, मूल्यह्रास कहते हैं। क्लियर। अच्छा, अभी भी अगर समझ में नहीं आया तो समझो। देखो फॉर एग्जाम्पल डिप्रिसिएशन हमें समझना है एक्चुअल में ये है क्या। सो देखो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास सपोज कोई बाइक है जो 50,000 में मैंने ली थी, ठीक है। अब मैंने उसको एक साल तक चलाई, अब मैं उसे बेचना चाह रहा हूं, तो क्या ये 50,000 में ही बिकेगी, नहीं, इसका मूल्य क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इसका अमाउंट क्या हो जाएगा, 50,000 से कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि ये जो मशीन है मेरी, ये जो गाड़ी एक प्रकार की मशीन है, ये जो मेरी गाड़ी है उसमें क्या हुआ होगा, कुछ घिसावट आई होगी, है ना, चक्कों में घिसावट आई होगी, कुछ टूटा फूटा भी होगा, कुछ स्क्रैच वगैरह भी आया होगा, है ना। अच्छा, गाड़ी का ये भी हो सकता है कि फैशन जो हो वो चेंज हो गया हो, है ना, पहले शायद कुछ और तरीके से आती होगी, अब एफआई सिस्टम आने लगा है ना, तो फैशन भी चेंज हो गया गाड़ी का। उसी प्रकार से टेक्नोलॉजी में भी कुछ चेंजेस आए होंगे, है ना। तो ये एक साल में ये सारी चीज़ें चेंजेस हो चुकी होगी, तो मुझे 50,000 की गाड़ी 50,000 में ही क्यों बेचने को मिलेगी, तो उसमें क्या हो गई, मेरी कमी हो गई। तो मैंने 1 अप्रैल को समझ लो मैंने गाड़ी खरीदी थी और मैं उसको 31 मार्च को बेच रहा हूँ अगले साल, मीन्स पूरा एक फाइनेंशियल ईयर हो गया। तो जब मैंने गाड़ी 50,000 में खरीदी थी, तो अब जब मैं बेच रहा हूँ तो 50,000 में नहीं बिक रही है, सपोज 40 में बिक रही है, तो मेरे जो प्रोडक्ट है, मेरे प्रोडक्ट के अमाउंट में क्या आ गई, कमी आ गई। मेरे प्रोडक्ट के अमाउंट में क्या आ गई, कमी आ गई। मैंने 50 में खरीदा था, अब ये 40 में जा रही है एक साल बाद, तो यही क्या हो जाएगा, मेरे लिए डिप्रिसिएशन हो जाएगा। कहने का मतलब सिंपल सा यही है कि मशीनों की कीमतों में होने वाली कमी, एक साल में कोई भी मशीन में उसकी कीमत में होने वाली कमी क्या कहलाता है, डिप्रिसिएशन कहलाता है। क्लियर। ठीक है, चलो ये चीज समझ में आ गई। तो डिप्रिसिएशन जो होता है वो किसके बराबर होता है, हमसे ये पूछा है, जो डिप्रिसिएशन होता है वो किसके बराबर होता है। सो देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ पर 1-2 चीज़ें और जाननी पड़ेगी। अभी हम लोगों ने यहाँ पर क्या देखा था, अभी हम लोगों ने यहाँ पर देखा था जीडीपी। जीडीपी क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया था, जीडीपी ये होता है कि भाई हमारे देश के अंदर चाहे वो विदेशी पैसा कमा रहा हो या कोई भारतीय पैसा कमा रहा हो, है ना, वो आपका उसका सम क्या हो जाएगा, जीडीपी हो जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाएगा, सकल घरेलू उत्पाद हो जाएगा। उसी प्रकार से एक होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, मीन्स सकल राष्ट्रीय उत्पाद, है ना। तो एक ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, देखो अब देश के नागरिक, सपोज कोई भी हमारा देश भारत में, हमारा देश जो भारत है उसमें कोई भी भारतीय हमारे देश के अंदर या किसी दूसरे देश में जाके अगर पैसा कमा रहा हो, लेकिन वो कौन होना चाहिए, भारतीय होना चाहिए, हमारे देश का नागरिक, ऐसा कह लो हमारे देश का नागरिक, चाहे वो हमारे देश में या हमारे देश के बाहर किसी दूसरे देश में यदि पैसा कमा रहा है
और उसका सम क्या कहलाएगा? जीएनपी कहलाएगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहलाएगा। क्लियर हो गया? क्लियर है? बस यही आपका क्या होता है जीएनपी। इसे हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? सकल राष्ट्रीय उत्पाद। क्लियर? ठीक है। अच्छा, अब ये जो जीएनपी जो निकलता है उस चीज को आप लोग एक बार समझो। देखो, जो जीएनपी निकलता है ना, वो कैसे निकलता है समझिएगा। जीएनपी को निकालने का एक फॉर्मूला है, वो क्या है? आप ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को आप ऐड कर दो, किससे? आप ऐड कर दो किससे? जो विदेशों में भारतीयों ने, जो विदेशों में दूसरे देश में जाके जिस भारतीय ने, जिस नागरिक ने पैसा कमाया है उसको ऐड कर दो। तो ये x क्या हो गया? मैं लिख भी देता हूं। x मतलब क्या? विदेशों में जाके, विदेशों में भारतीय द्वारा, ऐसा लिख लो, विदेशों में भारतीय द्वारा अर्जित मूल्य, अर्जित मूल्य। विदेशों में जाके भारतीयों ने जो पैसा कमाया है वो आप जीडीपी में ऐड करो और माइनस कर दो किससे? जो हमारे देश में जो विदेशियों ने पैसा कमाया है, हमारे देश में, हमारे देश में मतलब भारत में आके विदेशियों ने जो मूल्य अर्जित किया हो, उसको आप क्या कर दो? माइनस कर दो इनसे। तो ये आपका क्या निकल जाएगा फिर? जीएनपी निकल जाएगा, मींस ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। यही इस फॉर्मूले को मैंने आपको थ्योरी के हिसाब से बताया था। क्या? कि हमारे देश के बाहर या अंदर, अंदर या बाहर, बाहर मींस कोई दूसरे देश में जाके, हमारे देश में कोई भारतीय नागरिक पैसा कमा रहा हो या फिर हमारे देश के बाहर किसी दूसरे देश में जाके कोई भारतीय नागरिक पैसा कमा रहा हो, उसका सम क्या कहलाएगा? आपका जीएनपी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जीएनपी कहलाएगा। क्लियर हो गया? क्लियर है? सेम उसी प्रकार से ये एनएनपी भी एक चीज है। ये एनएनपी क्या होता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट। ये नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है कि ये जो जीएनपी जो हमें प्राप्त हुआ है, ये जीएनपी जो हमें प्राप्त हुआ है वो, और जो मूल्यह्रास था, मींस डिप्रेसिएशन, मींस किसी मशीन में एक साल में कमी आना, उसके अमाउंट में कमी आ जाना, क्या कहलाता है? डिप्रेसिएशन। तो आप यदि जीएनपी में अगर आप इस डिप्रेसिएशन को अगर आप माइनस करोगे तो आपको क्या प्राप्त होगा? एनएनपी प्राप्त होगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट प्राप्त होगा। तो वही हमसे पूछा जा रहा है। मैंने अभी आपको क्या कहा कि एनएनपी जो होता है वो क्या होता है? जीएनपी माइनस डिप्रेसिएशन। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि डिप्रेसिएशन जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो ये यदि यहाँ पर लेफ्ट साइड जाएगा तो माइनस साइन लग जाएगा। सो एनएनपी माइनस जीएनपी, या ऐसा कह लो जीएनपी माइनस एनएनपी। क्लियर? मींस ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस नेट नेशनल प्रोडक्ट किसके बराबर होता है? डिप्रेसिएशन के बराबर होता है। सो देखो, वही हमसे पूछा था, डिप्रेसिएशन इज इक्वल्स टू ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस नेट नेशनल प्रोडक्ट। समझ में आया कैसे करना था? क्लियर है? सो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर जाननी पड़ेगी, ये एग्जाम में बिल्कुल यहाँ पर आपसे पूछेगा। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। अच्छा, एक चीज़ और, ये बार बार नेशनल इनकम आ रहा है, तो इस नेशनल इनकम से पहले ना आप एक चीज़ और जान लो इससे रिलेटेड। क्लियर? शायद आने वाले क्वेश्चनों में भी ये हो, बट फिर भी आप अभी जान लो, मुझे अभी याद आ गया। देखिए, भारत में, ये खैर मैं आपको बता भी चुका हूं, ठीक है, फिर भी सुन लो। भारत में जो नेशनल इनकम है उसकी गणना कौन करता है ना? उसको मतलब उसका गणना कौन करता है? सेंसस कौन करता है इसको? तो वो करता है कौन? सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, मींस सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशंस। क्लियर? अच्छा, ये जो सीएसओ है इसकी स्थापना हुई थी 1951 में, 2 मई 1951 में। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि सीएसओ की स्थापना कब हुई? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन की 1951 में। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल डे कब मनाया जाता है? 2 मई को मनाया जाता है। क्लियर? इतनी चीज क्लियर है? अच्छा, एक चीज और कि
सबसे पहले नेशनल इनकम की गणना जिसने करी थी उनका नाम क्या था? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले नेशनल इनकम की गणना जिसने करी थी उनका नाम क्या था? तो वो थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। क्लियर हो गया? दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना की थी। कब की थी पूछ लिया जाए तो 1867 से 1888, सॉरी 1867 से 1868। क्लियर हो गया? तो ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बनेगा। अच्छा एक चीज़ और, इस चीज़ को थोड़ा सा अभी ये रहने देना, 2 मई वाला CS डे मनाया जाता है, इसको अभी रहने देना, ठीक है। यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। क्या? नेशनल इनकम को की गणना कौन करता है? CSO करता है। कब करता है? सबसे पहले यहाँ पर CSO की स्थापना कब हुई थी? 1951 में हुई थी। सबसे पहले नेशनल इनकम की गणना किसने करी थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। कब की थी? 1866 में की थी। 1867 से 68 में की थी। क्लियर हो गया? ये बार बार नेशनल इनकम आ रहा था, इसलिए मैंने आपको कहा, सोचा कि ये चीज़ मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये चीज़ एग्जाम में पूछी जा चुकी है और आने वाले एग्जाम में भी पूछी जा सकती है। चलो, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम? वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड या फिर इन्वेस्टमेंट मेथड। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय का माप का तरीका नहीं है? सो राष्ट्रीय आय को मापने का तरीका एक तो वैल्यू एडेड मेथड हो सकता है, इनकम मेथड भी है ना, इनकम के अकॉर्डिंग आप व्यय जो कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग भी आप बता सकते हो, लेकिन इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग आप नेशनल इनकम को यहाँ पर डिटरमाइन नहीं कर सकते। क्लियर? सो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इन्वेस्टमेंट मेथड, निवेश विधि। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेशनल इनकम इज बेस्ड ऑन द, देखिए जो नेशनल इनकम होती है वो किस पर बेस्ड होती है? सो वो होती है किसी भी देश के, है ना, किसी भी देश में सर्विस और गुड्स का प्रोडक्शन क्या कहलाता है? नेशनल इनकम कहलाता है ना। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्या हो जाएगा आपका? नेशनल इनकम। नेशनल इनकम जो होती है वो किस पर बेस्ड होती है? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कॉल्ड एज पार्ट ऑफ द सर्विस सेक्टर? सो देखिए सर्विस सेक्टर में ये 4 ऑप्शंस यहाँ पर दिए हैं, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सर्विस सेक्टर का पार्ट है। सो देखिए ये जो सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, टेरिशियरी सेक्टर, इसको भी हम आने वाले समय में जब हम 5 ईयर प्लान्स पढ़ेंगे, है ना, पंचवर्षीय योजना पढ़ेंगे, तब मैं आपको इस चीज़ को पढ़ाऊंगा, सेक्टर्स को। क्लियर? चलिए सो अभी आप लोग इतना जान लीजिए कि जो सर्विस सेक्टर में जो आता है वो क्या आता है? बैंकिंग, है ना। बैंकिंग जो है वो सर्विस सेक्टर का एक पार्ट है। क्लियर हो गया? सर्विस सेक्टर का एक पार्ट है कौन सा? बैंकिंग। चलिए नेशनल इनकम एस्टिमेट्स इन इंडिया आर प्रिपेयर्ड बाय, वही सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, वही जो अभी मैंने आपको बताया था। आगे बढ़ते हैं। द मेन सोर्स ऑफ नेशनल इनकम ऑफ इंडिया इज, भारत में राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? मुख्य सोर्स क्या है? तो वो है सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र से यहाँ पर सेवा क्षेत्र जो है, सर्विस सेक्टर जो है वो एक मेन सोर्स है हमारे नेशनल इनकम, हमारे भारत देश के नेशनल इनकम का। क्लियर? चलिए सो आंसर क्या हो जाएगा? सर्विस सेक्टर। आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्लियर? होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है आपको। इन इंडिया 1 रुपी कॉइन्स एंड नोट्स एंड सब्सिडरी कॉइन्स आर इशूड बाय, किसके द्वारा इशू किए जाते हैं? RBI, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। क्लियर? और एक चीज़ और बतानी है कि 1 रुपये का जो नोट होता है उसमें किसकी सिग्नेचर होती है? 1 रुपये के नोट में किसकी सिग्नेचर होती है? ये भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। आगे बढ़ते हैं। इन इंडिया विच अमंग द फॉलोइंग डिसाइड्स द सेविंग बैंक रेट, भारत में निम्न में से कौन सा बैंक बचत दर तय करता है? सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। क्लियर? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में हुई थी। अभी हाल ही में गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास हैं, जो कि 25 नंबर के RBI गवर्नर हैं। क्लियर हो गया? सो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। हु हेड्स द ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशन कम्युनिटी, टैर्क, इन इंडिया, भारत में व्यापार और आर्थिक संबंध समिति मीन्स TERC का प्रमुख कौन है? सो देखिएगा TERC का जो प्रमुख होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। अब आपके एग्जाम में प्राइम मिनिस्टर ना लिख के आपके एग्जाम में प्रधानमंत्री का नाम लिख दिया जाए, है ना, सो नरेंद्र मोदी फिर आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? सो हु हेड्स द ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशंस कमिटी इन इंडिया? सो आंसर इज नरेंद्र मोदी और प्राइम मिनिस्टर। क्लियर? चलिए इन इंडिया इन्फ्लेशन मेजर्ड बाय द, देखिए भारत में मुद्रास्फीति
को किससे मापा जाता है? सो देखिए, सबसे पहले आप ये जान लो कि मुद्रास्फीति है क्या, इन्फ्लेशन होता क्या है। तो देखो, इन्फ्लेशन मीन्स क्या, महंगाई, है ना। किसी भी अर्थव्यवस्था के समय साथ विभिन्न माल और सेवाओं की कीमतों मूल्य में होने वाली एक सामान्य बढ़ोतरी को कहा जाता है। क्लियर? इन्फ्लेशन मीन्स महंगाई को। क्लियर? सो इस महंगाई को जो मेजर करता है वो कौन करता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मीन्स उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है? तो देखो, कंज्यूमरों द्वारा, है ना, कंज्यूमरों द्वारा प्रोडक्ट या सेवाओं या सर्विसेज के लिए भुगतान की गई कीमतों में उतार चढ़ाव आना, है ना, उतार चढ़ाव आना, वो आपका क्या कहलाता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहलाता है। क्लियर हो गया? सीपीआई, यहां पर शॉर्ट फॉर्म भी एग्जाम में लिखा हो सकता है, सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, या फिर आपसे सीपीआई का यहाँ पर फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, ये सीपीआई का फुल फॉर्म होता क्या है। सो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गिल्ट एज मार्केट मींस, ये गिल्ट एज मार्केट का मतलब क्या होता है? गिल्ट एज मार्केट का मतलब होता है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का मार्केट। किसका मार्केट? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का। क्लियर हो गया? सो गिल्ट एज मार्केट मींस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का मार्केट। आपसे ऐसे ही पूछ लिया जा सकता है कि गिल्ट एज सिक्योरिटी क्या का मतलब क्या होता है? गिल्ट एज सिक्योरिटी, सो गवर्नमेंट सिक्योरिटी का मार्केट आपका ये कहलाएगा, यहाँ पर गिल्ट एज मार्केट कहलाएगा। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं, जीएसटी बिकम इफेक्टिव इन इंडिया। सो जीएसटी कब इफेक्ट हुआ था हमारे इंडिया में? सो 1 जुलाई 2017 को। ये तो इजी क्वेश्चन था। एड वैलोरम टैक्स इज ऑन द बेसिस ऑफ, विज्ञापन वैलोरम टैक्स किसके आधार पर लगता है? सो देखिए, विज्ञापन वैलोरम टैक्स मींस एड वैलोरम टैक्स जो है वो प्राइस ऑफ द कमोडिटी मींस वस्तु की कीमत पर लगता है। अब देखो, एग्जाम में एक जगह क्या, एक पेपर में आया था प्राइस ऑफ द कम्युनिटी और एक पेपर में आया था ट्रांजैक्शन ऑफ द कम्युनिटी। सो दोनों सेम है। क्लियर? ट्रांजैक्शन ऑफ द कमोडिटी। सो आपके एग्जाम में चाहे आपको ऑप्शन में प्राइस ऑफ द कमोडिटी लिखा हो या फिर ट्रांजैक्शन ऑफ द कमोडिटी लिखा हो या फिर वैल्यू ऑफ यस, वैल्यू ऑफ कमोडिटी, ये भी एक है, वैल्यू ऑफ द कमोडिटी, चाहे ये लिखा हो, बात एक ही है। ठीक है? एड वैलोरम टैक्स जो होता है वो प्राइस ऑफ द कम्युनिटी कह लो या ट्रांजैक्शन ऑफ द कम्युनिटी कह लो या वैल्यू ऑफ द कम्युनिटी कह लो, यह इस पर बेस्ड होता है। कौन? विज्ञापन वैलोरम टैक्स। क्लियर है? मैं दोबारा इस चीज को रिपीट कर रहा हूं, एड वैलोरम टैक्स जो होता है वो प्राइस ऑफ द कमोडिटी पर बेस्ड होता है, या ऐसा कह लो ट्रांजैक्शन ऑफ द कमोडिटी पर बेस्ड होता है, या ऐसा कह लो वैल्यू ऑफ द कमोडिटी पर बेस्ड होता है। क्लियर? सो इसको एक बार अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा यदि आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो। अगला क्वेश्चन, इनविजिबल एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है? अब देखो, ये इनविजिबल एक्सपोर्ट नाम से ऐसा लग रहा है कि कुछ छुपे हुए काम को एक्सपोर्ट करना, है ना, मींस कुछ गलत काम को एक्सपोर्ट करना, बट ऐसा नहीं है। आपको ऑप्शन में इसी प्रकार का ऑप्शन दिया रहेगा, ये देख लो, जैसे कि तस्करी के जरिए, है ना, तस्करी के जरिए माल निर्यात करना, तो ये गलत है। क्लियर? इसका मतलब इनविजिबल एक्सपोर्ट नहीं होता है। रिस्ट्रिक्टेड गुड मतलब किसी सामान में प्रतिबंध लगाना भी आपका इनविजिबल एक्सपोर्ट नहीं होता है। किसी प्रोडक्ट का रिकॉर्ड ना हो मींस अनरिकॉर्डेड गुड्स, वो भी नहीं होता है। इनविजिबल एक्सपोर्ट का मतलब होता है सर्विसेज। क्लियर हो गया? इनविजिबल एक्सपोर्ट का मतलब होता है किसी सर्विस का एक्सपोर्ट होना। क्लियर हो गया? किसी माल सेवाओं का एक्सपोर्ट होना, माल सेवाओं को निर्यात होना क्या कहलाता है? इनविजिबल एक्सपोर्ट कहलाता है। क्लियर? सो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिए। पहले ये ऑप्शन आपको ऐसा गड़बड़ से दे दिया जाएगा क्योंकि इनविजिबल करके लिखा है ना, तो वो थोड़ा सा नेगेटिव टाइप का लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। इनविजिबल एक्सपोर्ट मीन्स एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज मीन माल सेवाओं का निर्यात। आगे बढ़ते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग नॉर्मली इन्वॉल्व्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मनी लॉन्ड्रिंग नॉर्मली इन्वॉल्व्स, अब देखिए जो मनी लॉन्ड्रिंग होता है, पहले तो ये जानो मनी लॉन्ड्रिंग होता क्या है। देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है गलत तरीके से, अवैध तरीके से पैसे को कमाना, मीन्स काले धन को, है ना। कहने का मतलब यह है कि गलत तरीके से पैसे को कमाना और उस धन को, उस पैसे को क्या करना, एक वैलिड रीजन में, एक वैध तरीके से कमाए गए धन के रूप में शो करना। क्लियर? ये क्या कहलाता है? मनी लॉन्ड्रिंग कहलाती है। और अगर मैं इसको और छोटे से रूप में कह दूं तो मनी लॉन्ड्रिंग अवैध रूप से प्राप्त धनराशि को छुपाने का एक तरीका है।
क्लियर हो गया। मींस मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है कि गलत तरीके से पैसे को कमाना और उसको सही तरीके से शो करना, क्या कहलाता है, मनी लॉन्ड्रिंग कहलाती है। सो देखिए जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है वो 3 प्रोसेस पर डिपेंड करती है। क्लियर, वो 3 प्रोसेस पर यहां पर चलती है। वो 3 प्रोसेस क्या है, एक तो है प्लेसमेंट ऑफ फंड्स, क्लियर, दूसरा है लेयरिंग ऑफ फंड्स और तीसरा है इंटीग्रेशन ऑफ फंड्स। क्लियर, सो मनी लॉन्ड्रिंग नॉर्मली इन्वॉल्व्स तीन प्रोसेस में यहां पर इन्वॉल्व की जाती है। पहला प्लेसमेंट ऑफ फंड्स, दूसरा लेयरिंग ऑफ फंड्स और तीसरा जो फंड्स का इंटीग्रेशन होता है वो मींस इंटीग्रेशन ऑफ फंड्स। क्लियर, सो आपको यहां पर क्या क्या ध्यान में रखना है, यहां पर आपको आईपीएल ध्यान में रखना है। आईपीएल, इंटीग्रेशन ऑफ फंड्स, प्लेसमेंट ऑफ फंड्स, लेयरिंग ऑफ फंड्स, आईपीएल। क्लियर हो गया। मनी लॉन्ड्रिंग नॉर्मली इन्वॉल्व्स आईपीएल, इंटीग्रेशन ऑफ फंड्स, प्लेसमेंट ऑफ फंड्स और लेयरिंग ऑफ फंड्स। क्लियर हो गया सभी लोगों को। तो यहां पर तीनों चीज ऑप्शन में थी, सो ऑल ऑफ दीज यहां पर करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव यहां पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है अलग अलग एग्जाम्स में। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। द बेसिस ऑफ डिटरमाइनिंग डियरनेस अलाउंस डीए टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑफ इंडिया इज। सो देखिए भारत में सरकारी कर्मचारियों को, है ना, आप लोगों ने सुना होगा महंगाई भत्ता, डीए, एचआरए, इस प्रकार से, है ना, टीए। सो भारत में सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? सो ये किया जाता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अभी हम लोगों ने पढ़ा था सीपीआई, है ना, अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया था सीपीआई क्या होता है, देख लो दोबारा सीपीआई। क्लियर हो गया, है ना, जो इन्फ्लेशन है वो किसके द्वारा मेजर किया जाता है? सीपीआई के द्वारा। सेम उसी प्रकार से यहाँ पर जो महंगाई भत्ता जो होता है, जो महंगाई भत्ता होता है उसका निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? तो सीपीआई के द्वारा ही किया जाता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के द्वारा ही किया जाता है। क्लियर हो गया फ्रेंड्स। तो आज के लिए हम लोग इतने क्वेश्चंस रखते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें यहाँ पर क्लियर हुई होगी। अगर आज की क्लास अगर समझ में नहीं आई है तो आप इसको दोबारा से क्लास को देखो, तब भी अगर समझ में नहीं आया तो मुझे बता दीजिएगा कि सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो मैं इसको नेक्स्ट क्लास में और अच्छे तरीके से आपको समझा दूंगा। क्लियर है दोस्तों। तो जो आज हम लोगों ने पढ़ा है, आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी, आपको शायद इंटरेस्टिंग भी लगा होगा आज की क्लास, है ना। उसी प्रकार से आपको मैं इसकी पीडीएफ जो है वो आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। सो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया भैया, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है। क्लियर, जब आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी तो आखिरी की स्लाइड में आपको ये लिंक्स दी रहेगी, यहाँ पर इन सभी लिंक्स पर एक एक करके सारी चीज़ों का आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। स्पेशली ये फेसबुक ग्रुप को, क्योंकि ये आपको जो ग्रुप है फेसबुक का, ये डाउट क्लियरिंग ग्रुप है। यहाँ पर आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं फोटो वोटो क्लिक करके, सेंड करके। क्लियर हो गया। चलिए, सो दोस्तों अगर आज की अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में उसको शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा क्लासेस कैसी लग रही हैं, कुछ फीडबैक देना हो तो बिल्कुल दीजिएगा। और होमवर्क जो मैंने आपसे पूछा है वो भी मुझे बताइएगा कि इनके आंसर्स क्या हैं। क्लियर। अच्छा, और एक चीज़ और कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, और एक चीज़ और कि जितनी भी हमारी यहाँ पर DFCCIL की क्लासेस चल रही हैं, आप निश्चिंत रहिए, सारी चीज़ें प्रॉपर टाइम से चल रही हैं, कोई दिक्कत नहीं, सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएगी, रिवीजन भी हो जाएगा, मॉक टेस्ट भी आपके हो जाएंगे कंप्लीट, और सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाए मतलब कवर हो जाएगी। क्लियर हो गया। बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि भैया जो जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके सभी सब्जेक्ट्स को देखो एक बार, क्योंकि आप लोग जैसे कि अब मैंने वहाँ पर रीजनिंग की प्लेलिस्ट बना दी है, अब आप लोग रीजनिंग की क्लास ही नहीं देख रहे हो तो फिर मैं आगे की क्लासेस कैसे उसमें अपलोड कर पाऊंगा, है ना। मैंने आपको जनरल नॉलेज, जनरल साइंस की मैंने आपको प्लेलिस्ट बना के दी है, अब आप उसकी क्लासेज ही नहीं देखोगे तो फिर मैं कैसे उसके आगे के पार्ट्स बना पाऊंगा। क्लियर। सो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि टोटल मैंने यहाँ पर 5 या 6 अभी तक मैंने प्लेलिस्ट बना दी है स्पेशली DFCCIL के लिए, तो आप लोग सारी क्लासेस जाके देख लीजिए, चाहे हो मैथ्स हो, रीजनिंग हो या कोई भी सब्जेक्ट हो। क्लियर हो गया फ्रेंड्स। ठीक है, अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है। हाँ, और एक चीज़ और वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट क्लास में मतलब सेकेंड क्लास में इकोनॉमिक एंड मार्केटिंग में मैंने शायद एक वर्ड यहाँ पर शायद गलत बोल दिया होगा। बुल्स का मतलब होता है तेज़ी, मार्केट में तेज़ी आना, और बियर्स का मतलब होता है मार्केट में मंदी आना, है ना, मंदी कह लो। क्लियर हो गया। सो इस चीज़ को एक बार आप लोग सही कर लीजिएगा। क्लियर। चलिए, सो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।